हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना हमारे चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने हिंदी साहित्य की सीरीज़ को शुरू कर रखा है। तो जो भी स्टूडेंट अपनी सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी स्टेट का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और यदि आपका विषय हिंदी है, तो आप सभी के लिए ये जो सीरीज़ है वो बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को जो है शुरू करते हैं। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो है आधुनिक काल। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के विकास को जो है 4 चरणों में बांटा गया था या 4 भागों में बांटा गया था। तो वो कौन कौन सा है, जैसे कि पहला जो हमारा चरण या भाग जो आएगा वो आएगा हमारा आदिकाल। आदिकाल। उसके बाद जो हमारा दूसरा चरण रहा वो रहा हमारा भक्ति काल। तीसरा जो हमारा चरण था या तीसरा अगर हम कहें रीति काल, ये हमारा रहा। उसके बाद जो हमारा चौथा है वो हमारा चौथा चरण आधुनिक काल है। अगर हम आधुनिक काल के विषय में इसके समय के बारे में कहें तो इसका जो समय है वो 1900 विक्रम संवत से लेकर अब तक माना गया है। उसके बाद अगर हम कहें कि जो आधुनिक काल है उसको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए। जिस प्रकार से आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, इन तीनों कालों को अलग अलग आचार्यों ने, अलग अलग लेखकों ने अपने अनुसार अलग अलग नाम दिए, उसी प्रकार से आधुनिक काल को भी अलग अलग नाम दिए हैं। किसी ने इसको गद्य काल कहा, किसी ने आधुनिक काल कहा, किसी ने परिवर्तन काल कहा। तो इस प्रकार से अलग अलग नाम दिए हैं जिनको हम आगे पढ़ जानेंगे कि वो कौन कौन से आचार्य या लेखक रहे जिन्होंने ये नाम दिए हैं। उसके बाद अगर हम कहें कि जैसे कि जो आदि काल है या हमारा भक्ति काल था, रीति काल था, जब हमने इसके विषय में पढ़ा तो हमने जाना था कि इस काल के जितने भी कवि रहे वो अपने आश्रयदाताओं के शरण में रहे थे, उनके आश्रय में रहे थे। तो उनका कार्य क्या था, सिर्फ अपने जो राजा थे उनको खुश रखना, उनको प्रसन्न करना। तो उन्होंने जो भी काव्य लिखा, जो भी साहित्य लिखा, उन्होंने सिर्फ उन्हीं से संबंधित ही लिखा है। उनकी प्रशंसा में, उनकी वीरता की प्रशंसा, उनके पराक्रम की प्रशंसा, उनकी महारानी या फिर कोई प्रेमिका है उसके सौंदर्य का वर्णन करना। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या करा, अपने राजाओं को ही खुश रखा। तो उनका ध्यान सिर्फ अपने राजा के प्रति था। समाज में क्या हो रहा है, जनता की कैसी परिस्थिति है, उनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इन सब की तरफ उनका कोई भी विशेष ध्यान नहीं था। वो सिर्फ अपने आश्रयदाताओं को, अपने राजाओं को खुश करने में लगे थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो इन तीनों कालों का जो काव्य था वो एक दरबारी काव्य बन करके रह गया था। लेकिन आधुनिक काल में क्या हुआ, आधुनिक काल में जो हिंदी साहित्य है उसके अंतर्गत जो भी काव्य लिखा गया वो दरबारी काव्य ना रह करके वो आम जनता का काव्य बनने लगा था। इसके साथ साथ जो आधुनिक काल है उसमें ब्रज भाषा के साथ साथ खड़ी बोली का भी प्रयोग होने लगा। पद्य काव्य लिखते समय ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया और गद्य साहित्य लिखते समय जो है खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। उसके साथ साथ अगर हम कहें कि जैसे भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा गया है क्योंकि उसमें हिंदी साहित्य अधिक लिखा गया था, उसी प्रकार से आधुनिक काल में भी हिंदी साहित्य बहुत लिखा गया, जिसके कारण इसको जो है दूसरा स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो अब हम चलिए इसके विषय में और कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आधुनिक काल का उपविभाजन कैसे हुआ, इसको कितने भागों में बांटा, किसने क्या नाम दिया है और कितने भागों में उसको बांटा है, लेखकों ने आधुनिक काल को और क्या क्या नाम दिया है, इन सब के विषय में हम विस्तार से जान लेते हैं। अब हम देख लेते हैं आधुनिक काल के विषय में कि आधुनिक काल जो है उसका समय कब से माना गया है। तो आधुनिक काल का जो समय है वो 1850 ईस्वी से लेकर के अब तक का माना गया है। हिंदी साहित्य इतिहास के विकास क्रम को चौथा चरण ये कौन सा रहा है, आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य का कौन सा क्रम है, ये चौथा चरण है या चौथा जो है भाग हम कह सकते हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में, 4 चरणों में बांटा था। तो इसको क्या कहा गया है, तो इसका जो चौथा चरण है वो क्या कहलाएगा, वो हमारा आधुनिक काल कहलाएगा। भक्ति काल के बाद आधुनिक काल में भी जो है ये क्या है, भी भक्ति काल के बाद आधुनिक काल में भी हिंदी साहित्य का अधिक विकास हुआ था, जिसके कारण आधुनिक काल को क्या कहा जाता है, आधुनिक काल को हिंदी साहित्य का दूसरा स्वर्ण काल भी कहा जाता है। उसके बाद अगर हम देखें
कि जो आधुनिक काल है इसका नामकरण क्या है, इसको क्या क्या नामों से पुकारा गया है। जैसे कि हमारा आदि काल है, भक्ति काल है, रीति काल है, उन तीनों कालों की तरह आधुनिक काल को भी अनेक विद्वानों के द्वारा अलग अलग नामों से पुकारा गया है। तो वो कौन कौन से हैं? जैसे मिस्र बंधु हैं, मिस्र बंधु ने आधुनिक काल को क्या कहा है? तो मिस्र बंधु ने आधुनिक काल को वर्तमान काल या परिवर्तन काल कह करके पुकारा है। आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल हैं उन्होंने इसको गद्य काल और आधुनिक काल कह करके पुकारा है। डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ, ये क्या है? कुलश्रेष्ठ, कुलश्रेष्ठ ने इसको क्या कहा है? तो कुलश्रेष्ठ ने इसको साहित्य काल कह करके पुकारा है। उसके बाद अन्य जो हमारे प्रसिद्ध इतिहासकार रहे उन्होंने इसको आधुनिक काल कह करके पुकारा है। किसको? आधुनिक काल को। उसके बाद अगर हम कहें कि जो आधुनिक काल की जो सीमा है, आरंभिक सीमा, वो क्या है, यानी कि आधुनिक काल का जो आरंभ है वो कहाँ से माना गया है, तो इसको लेकर भी कई जो मतभेद उत्पन्न हुए हैं। तो हमने जो है 3 मत ऐसे माने गए हैं जिनके आधार पर हम आधुनिक काल का जो आरंभ है वो मानते हैं। तो कौन से 3 मत हैं तो वो देख लेते हैं कि जो आधुनिक काल है उसके आरंभ के संबंध में विद्वानों के हमें कितने मत प्राप्त होते हैं? 3 मत प्राप्त होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? एक है 1850 ईस्वी से इसका आरंभ माना जाता है। किसका? आधुनिक काल का। तो ये क्यों माना गया है? क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म है वो इसी वर्ष हुआ था 1850 में। तो इसलिए इसका जो समय है वो आधुनिक काल का जो समय 1850 से माना गया है। उसके बाद 1857 ईस्वी से आरंभ, यानी कि आधुनिक काल का जो आरंभ है वो 1857 से माना गया है। क्यों माना गया है? इसके विषय में भी क्या मत है तो वो देख लेते हैं कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का वर्ष होने के कारण, क्या किस लिए कि जैसे भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था वो 1857 में हुआ था, इसलिए आधुनिक काल का जो आरंभ है वो 1857 से माना गया है। उसके बाद है 1868 से जो है इसका आरंभ माना जाता है आधुनिक काल का। तो इसके विषय में क्या मत है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो सर्वप्रथम पत्रिका थी, कौन सी? कवि वचन सुधा, उसका जो प्रकाशन वर्ष था वो 1868 ईस्वी था, इसलिए इसका जो आरंभ है आधुनिक काल का वो 1868 माना गया है। तो इस प्रकार से जो आधुनिक काल का आरंभ के विषय में हमें ये 3 मत प्राप्त होते हैं। कौन से? एक तो 1850 से आरंभ, एक 1857 से आरंभ, एक 1868 से आरंभ। तो इस प्रकार से 3 मत हमें प्राप्त होते हैं। अब ये है हिंदी साहित्य का संक्रांति काल। संक्रांति काल क्या है कि जैसे कि अभी अब हमने पढ़ा कि जो आधुनिक काल है उसके आरंभ के विषय में हमें 3 मत प्राप्त होते हैं, यानी कि तीनों अलग अलग मत है कि 1850 से आरंभ हुआ है, 1857 से आरंभ हुआ, 1868 से आरंभ हुआ। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग मत प्राप्त होने के कारण ये जो समय है इसको ही हमने क्या कहा गया? इसको ही संक्रांति काल कहा है। तो देख लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल का जो आरंभ है 1843 ईस्वी, यानी कि 1900 विक्रम संवत माना गया है। किसने माना? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है कि आधुनिक काल का जो समय है वो 1843 ईस्वी यानी कि 1900 विक्रम संवत माना गया है। तथा उपरोक्त मतभेदों के अनुसार अभी जो आधुनिक काल का आरंभ 1868 माना गया है। अभी जो पीछे हमने पढ़े थे कि 1857 का जो आधुनिक काल, अभी जो हमने पीछे पढ़े थे कि आधुनिक काल का जो समय है वो 1850 से माना गया है, 1857 से और 1868 से। तो ये अभी 3 हमने मत पीछे पढ़े थे। तो उनके अनुसार जो आधुनिक काल का आरंभ है वो 1868 माना गया है। तो इस 25 वर्ष की अवधि में, कौन से 25 वर्ष की अवधि में कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो इसका समय कितना माना? 1843 ईस्वी। और जो उपरोक्त मत थे उनके अनुसार कितना माना है? 1868 ईस्वी। तो इनके मध्य में कितने वर्ष का समय रहा? 25 वर्ष का। तो ये 25 वर्ष की अवधि के संबंध में विद्वानों का एक मत नहीं होने के कारण इस अवधि को क्या कहा गया? हिंदी साहित्य का संक्रांति काल माना जाता है। तो अब ये समझ में आया कि हिंदी साहित्य का संक्रांति काल क्या था कि जो 25 वर्ष का समय था उसके अंतर्गत सभी विद्वानों के मत अलग अलग थे, जिसके कारण इसको क्या है? संक्रांति काल माना गया है। अब हम आगे देखें कि आगे और क्या क्या है। तो आधुनिक इसके बाद में
कि आधुनिक काल का उपविभाजन, यानी कि आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, इसका आगे और कितना भाग किए गए हैं, विभाजन किए गए हैं, उसको हम देख लेते हैं। कि डॉक्टर नगेंद्र और अन्य विद्वानों के द्वारा, किसके द्वारा? डॉक्टर नगेंद्र और अन्य विद्वानों के द्वारा आधुनिक काल को निम्नानुसार 6 भागों में इसके क्या किए गए? उपविभाजन किए गए हैं। किसके? आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा गया है। तो कौन सा है? सबसे पहले आएगा पुनर्जागरण काल, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको भारतेंदु युग कहा जाता है। इसका जो समय सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक, 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक जो समय रहेगा वो क्या है? वो पुनर्जागरण काल, जिसको भारतेंदु युग कहा जाता है। दूसरा जो भाग है वो है कौन सा? जागरण सुधार काल, जिसको द्विवेदी युग कहा जाता है। इसका जो समय रहेगा, इसका जो समय है वो है 1900 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक। तीसरा जो है वो है छायावादी काल, जिसको प्रसाद पंत एवं निराला युग भी कहा जाता है। इसका जो समय है वो है 1920 ईस्वी से लेकर के 1936 ईस्वी तक, इसका जो समय वो माना गया है। चौथा है हमारा इसमें प्रगतिवाद काल, जिसको साम्यवादी युग भी कहा जाता है। इसका जो समय है वो है 1936 ईस्वी से लेकर 1943 ईस्वी माना है। उसके बाद है प्रयोगवाद काल, जिसको तार सप्तक या अज्ञे युग भी कहा जाता है। इसका जो समय है वो 1943 से लेकर के 1953 ईस्वी तक का इसका समय निर्धारित किया गया है। उसके बाद आएगा नवलेखन काल, जिसको नई कविता का युग कहा जाता है। इसका जो समय है वो 1953 से लेकर के अब तक का जो इसका समय है वो किसका है? नई कविता का या नवलेखन का जो समय है वो माना गया है। उसके बाद अगर आगे हम देखें कि जो डॉक्टर बच्चन हैं, जैसे ये जो विभाजन अभी हमने पीछे पढ़ा वो किसने किया था? डॉक्टर नगेंद्र ने और अन्य विद्वानों ने किया है। उसके बाद जो हमारे आते हैं लेखक, वो कौन से? डॉक्टर बच्चन। उनके अनुसार आधुनिक काल को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। कितने खंडों में? 3 खंडों में विभाजित किया है। किसने? डॉक्टर बच्चन ने। तो उसने कौन कौन से करे हैं तो उसको देख लेते हैं। पहला आएगा नवजागरण युग, जिसका समय 1857 ईस्वी से लेकर के 1920 ईस्वी तक माना है। दूसरा है स्वच्छंदता का युग, जिसका समय 1920 से लेकर 1938 माना है। और तीसरा है उत्तर स्वच्छंदता का युग, जिसको 1938 से लेकर अब तक का इसका समय निर्धारित किया गया है। तो इस प्रकार से हमने दो जो है विभाजन देखे, एक तो डॉक्टर नगेंद्र और अन्य विद्वानों के अनुसार, और दूसरा हमारा जो है वो है डॉक्टर बच्चन के अनुसार देखिए। उसके बाद अगर हम आगे देखें, अब है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग जिसको किसने? आचार्य डॉक्टर नगेंद्र और अन्य विद्वानों ने माना था। तो उसके विषय में अब हम पढ़ लेते हैं। तो आज जो भारतेंदु युग है उसके कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसमें के अंतर्गत कौन कौन से जो लेखक है वो आएंगे, तो हम इसको देखते हैं। जो भारतेंदु युग है इसका जो समय है वो कितना निर्धारित किया गया है? 1850 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक का जो युग है वो किसको वो क्या माना है? भारतेंदु युग माना गया है, जिसको पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। इस युग का जो नामकरण है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया था। रीतिकाल में जो साहित्य केवल दरबारी संस्कृति का साहित्य बनकर रह गया था, इस युग में आकर पुनः आम जनता का साहित्य बनने लगा था, जिसके कारण डॉक्टर नगेंद्र ने इस युग को क्या कहा है? पुनर्जागरण काल कह करके पुकारा है। जैसे कि अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि जैसे आदि काल है, भक्ति काल है और रीति काल है, इसके जो कवि थे उन्होंने जो साहित्य लिखा वो दरबारी साहित्य ही बनकर रह गया था। लेकिन आधुनिक काल में वो जो साहित्य है वो पुनः आम जनता का साहित्य बनने लगा था, जिसके कारण किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने इस काल को पुनर्जागरण काल नाम देकर पुकारा है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इस युग को क्या कहा है? आदर्शवादी गीति मुक्त काव्य परंपरा के नाम से पुकारा है। किसको? भारतेंदु युग को पुकारा है कि आदर्शवादी गीति मुक्त काव्य परंपरा के नाम से इसको पुकारा है। इस युग के साहित्य में राष्ट्र भक्ति परक काव्य अधिक लिखे गए थे। किस युग में? भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग में। इस युग में पद्य काव्य लेखन में ब्रज भाषा का और गद्य काव्य लेखन में खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा था। उसके बाद अगर हम आगे देखें कि जो मध्यकालीन या मुगल कालीन भारत में
मध्यकालीन या मुगल कालीन भारत में संस्कृत के तत्सम शब्दों की बहुलता के साथ जो हिंदी भाषा बोली जाती थी उसे क्या कहा गया, खड़ी बोली कहा गया है। कि जैसे कि अभी हमने जो गद्य साहित्य लिखते वक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया था, तो ये खड़ी बोली क्या है, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में अब हम पढ़ रहे हैं। कि जो खड़ी बोली है वो मुगल कालीन या मध्यकालीन भारत में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ में जो हिंदी भाषा बोली जाती थी, संस्कृत के जो तत्सम शब्द थे उसके साथ साथ में जो हिंदी भाषा बोली जाती थी उसी को क्या कहा जाता है, उसी को ही खड़ी बोली कहा जाता है। इस भाषा के खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, मुंशी लल्लू लाल के द्वारा जो रचित है साहित्य या ग्रंथ उसको क्या है, प्रेम सागर। यानी कि मुंशी लल्लू लाल ने जिस ग्रंथ की रचना की थी वो कौन सा था, प्रेम सागर। तो उसमें सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग किया गया था। इस बोली का जो क्षेत्र है दिल्ली व हरियाणा के आसपास का क्षेत्र माना जाता है, जिसको पहले क्या बोला जाता था, जिसको कुरु प्रदेश बोला जाता था, जिसके कारण इस खड़ी बोली को कौन क्या कहा जाता है, उसको कोरवी कहा जाता है। हिंदी के समाचार पत्र कौन सा, उदंड मार्तंड में खड़ी बोली के लिए मध्य देशीय भाषा शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। उसके बाद अगर हम आगे और महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली की जो सर्वप्रथम रचना है वो कौन सी है, शुद्ध और परिमार्जित खड़ी बोली की सबसे पहली जो रचना मानी जाती है वो कौन सी है, राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा जो रचित है वो भाषा योग वरिष्ठ। यानी कि भाषा योग वरिष्ठ जो रचना है उसमें शुद्ध और परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है सबसे पहले। ये सबसे पहली रचना है। अगर हम दूसरी रचना की बात करें तो दूसरी रचना कौन सी है, पंडित दौलत राम के द्वारा पद्म पुराण जो ग्रंथ लिखा गया था उसमें जो है खड़ी बोली का प्रयोग किया गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार आधुनिक खड़ी बोली की जो सबसे प्रथम रचना है, सबसे पहली रचना है आधुनिक खड़ी बोली की, तो वो कौन सी है, श्रीधर पाठक के द्वारा लिखी गई एकांतवासी योगी जो है आधुनिक खड़ी बोली की सबसे पहली रचना मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार आधुनिक खड़ी बोली का जो सर्वप्रथम महाकाव्य है वो कौन सा है, ये तो रचना थी एकांतवासी योगी। और जो महाकाव्य की अगर हम बात करें तो महाकाव्य कौन सा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा लिखा हुआ प्रिय प्रवास जो है वो जो है आधुनिक खड़ी बोली का सबसे पहला महाकाव्य माना जाता है। अब भारत में खड़ी बोली का प्रचार प्रसार करने वाली जो महत्वपूर्ण संस्था है वो कौन सी थी, वो फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में जो स्थापित हुई थी, वो उसने जो है खड़ी बोली का प्रचार प्रसार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आधुनिक खड़ी बोली का जो प्रयोग करने वाले आरंभिक जो प्रसिद्ध 4 विद्वान थे वो कौन कौन से थे, सदल मिश्र, मुंशी लल्लू लाल, मुंशी सदा सुखलाल नियाज और सैयद इंसा अल्लाह खां। ये जो 4 विद्वान थे इन्होंने खड़ी बोली जो आधुनिक खड़ी बोली है उसका प्रयोग करने वाले ये प्रसिद्ध 4 विद्वान थे, जो सदल मिश्र और मुंशी लल्लू लाल ये जो थे ये फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के पद पर आश्रित थे। उसके बाद हम देखें कि भारतेंदु युग ही पद्य काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग करने के लिए एक सशक्त आंदोलन 1857 ईस्वी में अयोध्या सिंह उपाध्याय खत्री के द्वारा चलाया गया था। यानी कि जैसे पहले पद्य काव्य लिखने के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता था और गद्य काव्य के लिए खड़ी बोली का प्रयोग किया गया, लेकिन 1857 में एक आंदोलन चलाया गया था किसके द्वारा, अयोध्या सिंह उपाध्याय खत्री के द्वारा। उसमें क्या किया गया, तो उसमें पद्य काव्य जब लिखने के लिए भी खड़ी बोली का प्रयोग किया करने के लिए, यानी कि पद्य काव्य की जब रचना करनी है उसमें खड़ी बोली का प्रयोग करने के लिए ये एक आंदोलन चलाया गया था। इनके द्वारा रचित खड़ी बोली जो पद्य रचना से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यानी कि अयोध्या प्रसाद खत्री ने पद्य काव्य लिखने के लिए क्या किया था, खड़ी बोली का प्रयोग किया था और इसी काव्य से
जो है एक ये आंदोलन चलाया गया था कि पद्य काव्य लिखने के लिए भी खड़ी बोली का प्रयोग होना चाहिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस आंदोलन में क्या किया, अपना पूरा सहयोग दिया। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने खड़ी बोली आंदोलन का समर्थन करने वाले विद्वानों को क्या कहा है, हठी एवं मूर्ख कह करके पुकारा था। यानी कि जो अयोध्या प्रसाद खत्री के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था, जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपना पूरा सहयोग दिया था, तो इस आंदोलन को चलाने वाले जो विद्वान थे, इनको जगन्नाथ दास रत्नाकर ने क्या कहा था, हठी एवं मूर्ख कह करके पुकारा था। क्यों पुकारा था, क्योंकि ये पद्य काव्य लिखने के लिए क्या कर रहे थे, खड़ी बोली का प्रयोग कर रहे थे। उसके कारण इन्होंने इनको हठी एवं मूर्ख कह करके पुकारा है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने जो है आधुनिक काल के बारे में पढ़ा, उसकी जो समय सीमा है उसके बारे में पढ़ा, उसके उपविभाजन के बारे में पढ़ा और खड़ी बोली के जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनके बारे में पढ़ा। इन भारतेंदु युग के कौन कौन से महत्वपूर्ण जो लेखक हैं, प्रमुख लेखक हैं, उनकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, इन सब के विषय में हम अपनी अगली जो है क्लास में पढ़ेंगे। आज आपको मेरी जो वीडियो है वो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताना। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो भी स्टूडेंट अपनी CUT की तैयारी कर रहे हैं, UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, TGT PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इन सीरीज़ के माध्यम से जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताएं, ताकि मैं उसको अगली क्लास में क्लियर कर सकूं। उसके साथ साथ जिन स्टूडेंट ने मेरा टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां जाकर के आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल के बटन को भी प्रेस कर ले, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।